Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. पहले चरण के चुनाव की सीटों पर आखिरी वक्त में बीजेपी की एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश। क्या है ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश? कौन है वो नेता जिसे रातों रात बीजेपी ने ज्वाइन कराया है और क्या सचमुच उसका असर बीजेपी के लिए पॉजिटिव होगा, या फिर बीजेपी इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डेस्परेशन में है? हम आज इस पूरी खबर को समझेंगे और बताएंगे कि कौन है वो चेहरा जो बीजेपी के लिए इस वक्त मजबूरी बन गया था। इसके अलावा रामपुर का क्या है हाल? चुनाव में महज कुछ घंटों का वक्त बचा है वोटिंग में। हम समझेंगे कि आखिर रामपुर में क्या चल रहा है और आखिर में बिजनौर और नगीना की सीट पर हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि वहां चुनाव में क्या हो सकता है। तो ये तीनों खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो हम सबसे पहले कुछ वीडियोस के साथ ये खबर की शुरुआत कर रहे हैं। मेरठ के दफ्तर में गले में बीजेपी का पट्टा पहनते ये हैं धर्म सिंह सैनी। जी हां, धर्म सिंह सैनी को आखिरकार बीजेपी को अपनी पार्टी में लेना ही पड़ा, और वो भी चुनाव प्रचार खत्म होने के कुछ घंटे पहले। जी हां, मंगलवार देर रात को मेरठ में धर्म सिंह सैनी की ज्वाइनिंग कराई गई। कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले जब योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा बनी, तब से धर्म सिंह सैनी लगातार कोशिश कर रहे थे कि वो बीजेपी में आए। उनकी कोशिश कामयाब भी हो गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिस सभा में मुजफ्फरनगर में उन्हें ज्वाइन करना था, उन्हें बैरंग लौटा दिया गया था। और तब से धर्म सिंह सैनी खामोश बैठे थे, बीजेपी में ज्वाइन करने का रास्ता ढूंढ रहे थे। लेकिन रास्ता कुछ ऐसा बना कि चुनाव के ऐन पहले वो मजबूरी बन गए, और मजबूरी बने तो रातों रात बीजेपी ने बुलाकर उन्हें ज्वाइन करा दिया। इसके पीछे की हम पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन पहले इन दृश्यों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं कि आप इन दृश्यों को देखिए और समझिए कि कैसे ये मजबूरी बने और कहां से इनकी जरूरत महसूस हुई। हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन आखिर वो कौन सी मजबूरी हुई कि रातों रात उन्हें ज्वाइन कराना पड़ा? वो वक्त याद कीजिए जब उन्हें बैरंग लौटना पड़ा था मुजफ्फरनगर की सीमा से, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें अपने मंच पर ज्वाइन कराने से मना कर दिया था। और वजह भी साफ थी, जब विधानसभा चुनाव के ऐन पहले धर्म सिंह सैनी बीजेपी छोड़कर निकले थे तो उन्होंने खूब भला बुरा कहा था सरकार को। योगी आदित्यनाथ को ठाकुर नेता और एक जाति विशेष तक का नेता बताया था। इससे खफा थी न सिर्फ बीजेपी बल्कि मुख्यमंत्री भी खफा थी, और यही वजह थी कि उन्होंने अपने मंच पर तब धर्म सिंह सैनी को ज्वाइन कराने से मना कर दिया था। लेकिन अब ये रातों रात मजबूरी बन गई। उनकी अपनी कोशिश भी थी, वो चाहते थे बीजेपी आना, लेकिन मजबूरी इसलिए बन गए क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठाकुरों का विरोध एक तरफ, सैनियों का भी एक विरोध दिखाई दे रहा था। और वो विरोध खास करके सहारनपुर सीट और कैराना सीट पर भारी पड़ता दिख रहा था। दोनों कैंडिडेट लगातार बीजेपी के नेतृत्व से यह कह रहे थे कि धर्म सिंह सैनी को लाया जाए, और आखिर में 2 दिन पहले तो बकायदा प्रदीप चौधरी ने मुख्यमंत्री से कैराना की रैली में अलग से कहा कि उन्हें ज्वाइन कराना बेहद जरूरी है। राघव लखनपाल भी लगातार ये दबाव बना रहे थे कि इस वक्त की जो स्थिति है उसमें अगर सैनियों की नाराजगी मोल ले ली गई या फिर सैनियों का एक बड़ा वर्ग वोट नहीं करेगा तो चुनाव में उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में जबकि सहारनपुर सीट पर बेहद ही कड़ा मुकाबला है, क्योंकि इमरान मसूद बहुत मजबूती से चुनाव लड़ते दिखाई दे रहे हैं, तो बीजेपी ने भी इस बार कोई रिस्क नहीं लिया और रातों रात धर्म सिंह सैनी को ज्वाइन करा लिया। और ज्वाइन कराने के बाद तो उनके समर्थकों का उत्साह
देखते ही बन रहा है। दरअसल कई ऐसी सीटें हैं, खास करके सहारनपुर, इसके अलावा बिजनौर में जहां से दीपक सैनी को टिकट दिया है अखिलेश यादव ने, वहां पर भी सैनियों को लेकर के एक सैनियों का एक बड़ा तबका सपा की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को लगा कि इस वक्त इस वोट बैंक की थोड़ी भी नाराजगी उन्हें भारी पड़ सकती है, और यही वजह है कि माना जा रहा है कि सीधे सीधे दिल्ली से, यानी कि बीजेपी का जो दिल्ली में बैठा हुआ शीर्ष नेतृत्व है, उसने यह फैसला लिया है और रातों रात धर्म सिंह सैनी को बीजेपी में ज्वाइन करा दिया गया है। तो क्या इसका असर पड़ेगा? माना यह जा रहा है कि सचमुच इसका असर कम से कम बिजनौर में, सहारनपुर में, और साथ साथ अगर आप देखें तो कैराना में भी पड़ेगा। कुल मिलाकर बीजेपी इस वक्त धर्म सिंह सैनी को लेकर थोड़े फायदे में दिख रही है कि उनके आने से बीजेपी को जो नाराज सैनी वोटर था, कई हजार वोटों का नुकसान हो सकता था, उसे शायद वो पूरा करने में सफल हो। ऐसे में यह बीजेपी का फैसला चुनाव मतदान के ऐन पहले मास्टर स्ट्रोक की तरह कहा जा सकता है। अब आप इस दृश्य को देखिए, जब राघव लखन पाल के साथ धर्म सिंह सैनी एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और बकायदा उनके समर्थक जोर जोर से बीजेपी के नारे लगा रहे हैं, बीजेपी के लिए 400 पार की बात कर रहे हैं और सैनी समाज का समर्थन बीजेपी को दिखा रहे हैं। राघव लखन पाल के लिए ही नहीं, प्रदीप चौधरी के लिए भी, बिजनौर की सीट के लिए भी निश्चित तौर पर धर्म सिंह सैनी मजबूरी होते जा रहे थे। इसकी वजह यह थी कि सैनी समाज के भीतर से भी विरोध के स्वर सुनाई देने लगे। तो आज समझते हैं बिजनौर और नगीना का क्या हाल है। बिजनौर वो सीट है जहां से मायावती ने अपने चुनावी करियर की शुरुआत की, लेकिन बिजनौर से ही अलग होकर एक नगीना भी सीट बन गई, और नगीना और बिजनौर दोनों बसपा के लिहाज से बेहद ही मुफीद रही। बीएसपी ने पिछले 2019 के चुनाव में ये दोनों सीटें जीती भी, लेकिन इस बार के समीकरण अलग है। बीएसपी अलग लड़ रही है, समाजवादी पार्टी अलग है, बीजेपी अलग है। इस बार के जो समीकरण हैं वो आखिर कह क्या रहे हैं? तो जो ग्राउंड की रिपोर्ट है उसके हिसाब से अगर हम बात करें, मैं भी घूमा, इसके अलावा वहां के पत्रकारों से बातचीत, लोगों से बातचीत, अगर बिजनौर की बात करें तो बिजनौर में मुसलमान जो वोटर है वो काफी देर तक खामोश था, और ये माना जा रहा है कि मायावती की रैली के बाद इस बिरादरी में भी कुछ विभाजन है, कुछ टूट होगा, और कुछ वोटर जो मुस्लिम बिरादरी के हैं वो बसपा को भी वोट करेंगे। यानी कि मुस्लिम वोटर्स में टूट थोड़ी दिखाई दे रही है, बहुत बड़े स्तर पर नहीं है, लेकिन एक लिहाज से एक साइजेबल वोट बसपा के साथ जा सकता है। मायावती की कल की रैली में मैं भी मौजूद था और बड़ी तादाद में मुसलमान वहां पर दिखाई भी दिए थे। तो क्या मुस्लिम वोटर वहां टूट सकता है? क्योंकि सबसे बड़ा अगर कोई वोटर है, वर्ग है वहां, तो वो मुसलमानों का वोट है। उसके बाद एससी यानी कि दलितों का वोट आता है, और पिछली बार इन दोनों वोटों को जोड़ दें और उसमें जाट जोड़ दें तो बिजनौर की सीट बड़ी आसानी से मलुक नागर ने जीत ली थी। लेकिन इन तीनों वोटों के जुड़ने के बाद भी 65,000 की जीत थी। इसलिए इस बार यह माना जा रहा है कि चूंकि दोनों पार्टियां अलग लड़ रही हैं, तो बीजेपी यहां पर उसको एक एडवांटेज है। मुस्लिम वोटों में भी थोड़ी टूट है, हालांकि मेजॉरिटी मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी के साथ है, जो कि दीपक सैनी वहां उम्मीदवार हैं। सैनियों का एक बड़ा तबका समाजवादी पार्टी के साथ है, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन एससी वोट यानी कि दलितों का जो बसपा का वोट है वो पूरा कंसोलिडेटेड है, साथ साथ मुसलमानों का एक तबका भी जुड़ रहा है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि वहां से ये त्रिकोणीय चुनाव की स्थिति बन सकती है, और बिजनौर से बीजेपी का उम्मीदवार इस वक्त इसलिए एडवांटेज पोजीशन में दिखाई दे रहा है क्योंकि मुस्लिम वोटों का विभाजन है, ये माना जा रहा है।
दरअसल वहां से चंदन चौहान को माफ कीजिएगा, बीजेपी नहीं, आरएलडी, चंदन चौहान वहां आरएलडी से उम्मीदवार है और बीजेपी और आरएलडी के साझा उम्मीदवार हैं, गुर्जर बिरादरी से आते हैं। ऐसे में इस सीट पर गुर्जर हो, ओबीसी हो, और जो बीजेपी का अपना परंपरागत वोट है वो उनके साथ सॉलिड तरीके से खड़ा है। लेकिन जाट बिरादरी का वोट बड़ा है और जाट बिरादरी के उम्मीदवार चौधरी विजेंद्र सिंह हैं, जो कि बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो बसपा का जो गणित है उसका मानना है कि जाट, एससी और मुसलमानों का एक वर्ग मिलेगा तो वो बीजेपी को हराने में सफल होगी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का जो समीकरण है वो मुस्लिम और ओबीसी में सैनियों का है। इसमें साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि अगर मुसलमानों का एक बड़ा तबका टूटकर बसपा की तरफ जाता है तो बसपा बहुत अच्छा चुनाव लड़ेगी। लेकिन अगर जो मूड था ज्यादातर मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ खड़े दिखाई दिए, ऐसे में ये ट्रायंगुलर हो जाएगा चुनाव। जहां तक जाट वोटरों का बात है, तकरीबन 2.25 लाख उनकी आबादी है और बसपा ने वहां से जाट कैंडिडेट उतारा है। लेकिन यहां से चुनाव लड़ रही है आरएलडी और आरएलडी जाटों की पहली पसंद है। इसलिए यह माना जा रहा है कि जाट बड़ी मात्रा में आरएलडी के साथ ही जाएंगे, बेशक उनका कैंडिडेट गुर्जर ही क्यों ना हो, क्योंकि जयंत चौधरी ने भी यहां पर बड़ी मेहनत की है। तो आज की स्थिति में ये ट्रायंगुलर चुनाव है। अब देखना यह है कि कौन बाजी मारता है। लेकिन यहां पर बीजेपी को अपने लिए थोड़ा ज्यादा होप दिखाई दे रहा है और होप की एकमात्र वजह यह है कि मुसलमान वोट बड़ी तादाद में बट रहा है। क्या बढ़ता है या नहीं, इस पर तो नजर रहेगी। अगर हम बात कर लें नगीना की, तो नगीना में भी चतुष्कोणीय मुकाबले की तरफ बढ़ चुका है नगीना। चंद्रशेखर आजाद रावण ने इसे बहुत ही दिलचस्प बना दिया है। बीजेपी के ओम कुमार जो 3 बार के विधायक हैं, चंद्रशेखर आजाद जो कि आजाद समाज पार्टी से हैं, इसके अलावा देखा जाए तो मनोज कुमार जो कि पूर्व जज हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र कुमार बसपा से हैं। बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर एससी बिरादरी की है और ये चारों तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि चंद्रशेखर के साथ यूथ और खास करके दलितों का एक बड़ा वर्ग जुड़ा है, मुसलमानों में भी अच्छी सेंधमारी उन्होंने कर रखी है। लेकिन अगर मुस्लिम और दलित वोट वहां पर बढ़ते हैं तो फिर ये किसी एक पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल होगा जीतना। बीजेपी के ओम कुमार हैं, उन्हें भी दलित वोट मिलेंगे, लेकिन उन्हें बीजेपी का एक सॉलिड वोट बैंक जो अदर कास्ट ओबीसी का है, फॉरवर्डों का है, जो बिजनेस क्लास है उसका है, जो उसका अपना वोट बैंक है, अगर ये किसी भी तरीके से आमने सामने की लड़ाई नहीं हुई तो यहां भी बीजेपी को एडवांटेज दिखाई देता है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होगा या फिर चंद्रशेखर आजाद का अपना कोई करिश्मा है जो उनके फेवर में काम करेगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन दोनों सीटों का हाल यही है। अब अगली खबर और आखिर में समझते हैं रामपुर को। दरअसल आजम खान का रामपुर में विरोध या फिर रामपुर में आजम खान का प्रत्याशी न होना, ये समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद होता दिख रहा है और इसकी एक वजह भी है। आजम खान ने खुल करके विरोध नहीं किया, लेकिन वो एक नाराज बताए गए क्योंकि अखिलेश यादव ने अपना कैंडिडेट उतार दिया। हालात ये है कि इस वक्त मुसलमानों की एक बड़ी तादाद जो ईद में घर लौटी है वो वोट करके जाएगी और इस बार चेहरे से मतलब नहीं दिखाई दे रहा और कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम बिरादरी का मेजॉरिटी वोट, ज्यादातर वोट या आप मैक्सिमम वोट मान लें तो वो समाजवादी पार्टी पर बिना कैंडिडेट को देखे हुए वो उस गठबंधन की ओर जा रहा है। कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन है उसकी ओर जाता हुआ दिख रहा है, जो ग्राउंड से बातचीत हुई है। इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि आजम खान की मुखालफत का जो वोट है, जो उनके विरोधी का वोट है, चूंकि इस बार आजम खान खुद नहीं है, उनका कोई प्रत्याशी नहीं है, ऐसे में एक बड़ा वर्ग है जो आजम खान के विरोध में वोट करता रहा है, वो वोट भी इस बार इस गठबंधन के साथ खड़ा हुआ है। इसके अलावा एक विरोध सरदारों में है, जो सिख हैं वहाँ के, खास करके जब किसानों वाला कांड हुआ था उसका भी एक विरोध सिखों में है, जो कि माना जा रहा है कि वो गठबंधन के साथ जा सकता है। हालांकि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो दिन रात उन्होंने मेहनत की है
और हिंदू मुस्लिम छोड़ करके उन्होंने इस बार रामपुर में वोट लेने की कोशिश की है। कोई किसी तरीके का कोई ध्रुवीकरण नहीं है। लेकिन एक बड़ी बात जो बीजेपी को जीत दिलाने में कहीं ना कहीं कारगर थी, वो था जाटो बिरादरी, यानी कि जो दलित बिरादरी का वोट है। लेकिन इस बार दलित बिरादरी आंख बंद करके पूरी तरीके से बसपा के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो माना यह जा रहा है कि घनश्याम सिंह लोधी के पास वोट इस बार कम जा रहे हैं। वजह यह है कि कई ऐसे तबके हैं, खास करके मुस्लिम्स में, जिन्होंने पिछली बार बीजेपी को वोट कर दिया, या फिर जो प्रशासनिक एक साइकोलॉजिकल एज मिला था, वो इस बार शायद वो उस तरीके का देखने को न मिले बीजेपी को। तो ये एक बड़ी वजह है। वहां पर 50% के आसपास मुसलमान हैं और उनका वोट अगर एक मुश्त समाजवादी पार्टी को जाता है तो एडवांटेज वहां पर गठबंधन होगा, ऐसा माना जा रहा है। और चूंकि एक ऐसा कैंडिडेट है जो नॉन कंट्रोवर्शियल है, उस पर किसी का ठप्पा नहीं है, किसी का छाप नहीं है, और जो लोग आजम खान के विरोधी हैं वो भी उसके साथ खड़े हैं। हालांकि कैंडिडेट को लेकर के कोई उत्साह नहीं है, लेकिन माना यह जा रहा है कि चूंकि मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग जो बाहर काम करता था वो अभी भी ईद के बाद रुका है, वो वोट करके जाएगा। इस लिहाज से एडवांटेज माना जा रहा है। लेकिन घनश्याम सिंह लोधी जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उन्हें लगता है कि इस बार दोबारा वो इस सीट को जीतने में सफल होंगे, इसलिए क्योंकि उनके जो वोटर हैं वो भी बड़ी तादाद में निकलेंगे, जो बीजेपी का वोटर है। लेकिन यहाँ की लड़ाई बहुत कड़ी है, आमने सामने की ऑलमोस्ट लड़ाई हो गई है। बसपा को मुस्लिम वोट थोड़ा बहुत मिलता हुआ, बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में जाता तो नहीं दिख रहा, लेकिन थोड़ा बहुत डेंट बसपा कर रही है। हालांकि एससी का लगभग पूरा वोट इस बार बसपा को जाएगा। तो अगर ये ट्रायंगुलर हुआ तो फिर एडवांटेज फिर किसी को भी हो सकता है, बीजेपी को भी हो सकता है। लेकिन ये माना जा रहा है कि अभी तक ये एडवांटेज गठबंधन के पास है। तो आज का यूपी में आज इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।